बहू, ये घर आज भी मेरा ही है। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा सम्मान है इस घर में, तुम पूरे हक से इस घर में रहती हो। पर तुम भूलो मत कि आज भी ये घर मेरे ही नाम पर है। सरिता जी अपनी बहू यामिनी से बोली। अचानक सरिता जी सोफे पर बैठती हुई बोली। ये सुनकर उनकी बहू यामिनी की सभी सहेलियां उसके चेहरे की तरफ देखने लगीं। वही यामिनी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मम्मी जी, जगह देखकर बोलिए। आप मेरी सहेलियों के सामने ये सब बोल रही हैं, इन सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। यामिनी ने कहा। अच्छा, बेइज्जती भी होती है, ये तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अभी जब तुम इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी, तब तो ये सब बड़ी ही ताली मार मार कर हंस रही थी। सरिता जी ने कहा। मुझे लगता है हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए, यामिनी की सहेली ने कहा। तो उसकी बात सुनकर दूसरी सहेलियां भी जाने के लिए खड़ी हो गईं। नहीं, कहीं नहीं जा रही हो तुम लोग। मम्मी जी को तुम लोगों से माफी मांगनी ही पड़ेगी, यामिनी ने अपनी ही धुन में कहा। बहू, वो तो नहीं होने वाला, सरिता जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। ये सुनकर यामिनी उन पर गुस्सा करते हुए बोली। भूलिए मत, आप हमारे साथ रहती हैं, जैसे हम आपको रखेंगे वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। मैं कैसे रहूंगी ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती हो, और बड़ी बेशरम सहेलियां हैं तुम्हारी। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मेरी माफी का इंतजार कर रही हैं तो वो तो मैं नहीं मांगने वाली हूँ, सरिता जी ने कहा। ये सुनते ही यामिनी की सहेलियां उसके रोकने के बावजूद भी वहां से चली गईं। अब तो यामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आने दीजिए आज आपके बेटे को, आज या तो आप रहेंगी इस घर में या फिर मैं, कहती हुई यामिनी अपने कमरे में चली गई, जबकि सरिता जी वहीं बैठी रहीं। आज तो सरिता जी भी फैसला करना चाहती थीं, आखिर कब तक यूं ही अपने स्वाभिमान को मारती रहेंगी। अभी 8 महीने पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे गौतम की शादी यामिनी के साथ की थी। उस समय वो कितनी खुश थीं, बस हमेशा यही सोचती रहती थी कि घर में बहू आ जाएगी तो अब कम से कम उनका अकेलापन तो दूर हो ही जाएगा। पति के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल भी अकेली हो गई थीं। गौतम उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उनके पति मरने से पहले इतना पैसा तो छोड़ ही गए थे कि उन्हें अपने खर्चों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। गौतम तो कॉलेज और उसके बाद अपने कोचिंग वगैरह के लिए चला जाता था। उस दौरान वो घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। तब ये घर कितना काटने को दौड़ता था। 2 लोगों में काम भी कितना होता था, काम भी जल्दी हो जाता था। फिर क्या करें। खैर, जैसे तैसे गौतम की पढ़ाई पूरी हुई और जल्द ही उसकी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट भी हो गई। नौकरी लगते ही गौतम के लिए रिश्ते भी आने लगे। जब सरिता जी ने इस बारे में गौतम से बात की, तभी गौतम ने बताया कि वो यामिनी को पसंद करता है। यामिनी उसी के साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। आखिर गौतम की पसंद से उन्हें क्या समस्या हो सकती थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी ही गौतम और यामिनी की शादी भी हो गई। पर यामिनी को तो सिर्फ गौतम से मतलब था। वो तो सरिता जी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करती थी। अगर सरिता जी उनके साथ आकर बैठ भी जाती थीं, तो यामिनी बिल्कुल चुप हो जाती थी या अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती थी। उन्होंने 1-2 बार गौतम से बात की तो गौतम ने जवाब दिया, मम्मी वो आपसे भला क्या बात करेगी, इसलिए वो चुप रहती है। क्यों, मुझसे बात करने में क्या हर्ज है, दूसरे से तो बड़ा हंसकर बोलती है। मम्मी, ये तो उसकी मर्जी है ना कि उसको किससे बोलना है और किससे नहीं। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है कि बहू को सास से बात करना ही पसंद नहीं होता। आप तो खुश रहो ना, आपके सिर पर कम से कम ये परेशानी का पिटारा तो नहीं है। आखिर सरिता जी इससे आगे कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे सरिता जी ने भी चुप्पी साध ली। अब दोनों पति पत्नी अपनी मन मर्जी करते थे, पर सरिता जी ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं। आखिर रहना तो उन्हें इसी घर में था। ज्यादा कुछ कहती तो दोनों उन्हें ही 2 बातें सुना देते। लेकिन आज तो हद ही हो गई। यामिनी ने आज घर में किटी पार्टी रखी थी, तो उसकी 4-5 सहेलियां भी घर पर आई थीं। अधिकतर नाश्ता बाहर से मंगवा लिया था। जब सरिता जी सबको चाय लेकर आई, तब उसकी एक सहेली ने कहा, अरे यामिनी, तेरी किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी है। तेरी सास ही चाय नाश्ता परोसने आई हैं। हमारी वाली तो हमें 10 बातें सुना देती हैं। उसकी बात सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगीं। तभी दूसरी सहेली ने भी कहा, हाँ यार, ये तो सच है। सास के साथ रहना इतना आसान नहीं होता। तूने अपनी सास को कंट्रोल में कैसे कर रखा है, जरा हमें भी बता दे, कम से कम हमारा ही कुछ भला हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर यामिनी ने कहा, अरे यार, बहुत सीधा सा फंडा है। सास को अगर कंट्रोल में करना है तो सबसे पहले उनका एकलौता बेटा होना चाहिए, और दूसरी सबसे जरूरी बात की सास फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। उसके बाद ये सास नाम की जीव एक शब्द नहीं बोलेगी आपके खिलाफ, उल्टा तुम्हें चाय नाश्ता और पकड़ाएगी।
कहते हुए यामिनी हंसने लगी। उसे हंसता देखकर बाकी सहेलियां भी ताली बजा बजा कर हंसने लगीं। ये बात सरिता जी को सुनाई दे गई, जो उन्हें नागवार गुजरी। उसी के बाद उन्होंने यामिनी और उसकी सहेलियों को पलटकर जवाब दिया था। खैर, कुछ देर के बाद गौतम घर आ गया, पर सरिता जी को कोई हैरानी नहीं हुई। जानती थी कि जरूर यामिनी ने ही फोन करके उन्हें बुलाया होगा, वरना शाम को घर आने वाला बेटा इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। आते से ही वो सीधे अपने कमरे में चला गया। सरिता जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर के बाद वो अपने कमरे में से गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया और आकर सरिता जी के सामने खड़ा हो गया। मम्मी, ये क्या हरकत है? आपको शर्म नहीं आई यामिनी की सबके सामने बेइज्जती करते हुए? फिर कहते हो कि बहू आपसे बात नहीं करती है। अरे आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। कौन सी बहू आपसे बात करना चाहेगी? अच्छा, मैंने बेइज्जती की है और बहू इतना कुछ कह गई, वो तो बताया ही नहीं होगा उसने। सरिता जी ने कहा, मुझे नहीं जानना है कि उसने क्या कहा और क्या नहीं। आपको इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना भूलिए मत, आजकल के बच्चे तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। ये सुनकर तो सरिता जी के पैरों तले जमीनी खिसक गई, पर यामिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो शायद उसके लिए उसकी जीत की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान सरिता जी को चुभ गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा ये बात कह सकता है। कमरे में बिल्कुल शांति पसर चुकी थी। गौतम यामिनी को लेकर कमरे में जा ही रहा था कि सरिता जी बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना है कि आजकल बच्चे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, पर तुमने भी सुना होगा कि आजकल माता पिता भी अपने जवान बच्चों को घर से निकाल देते हैं। सरिता जी की बात सुनकर यामिनी और गौतम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तब गौतम बोला, मम्मी, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अकेली रह सको, और वैसे भी आप अपने एकलौते बेटे को कैसे निकाल सकती हो? आखिर अपने खर्चों के लिए आप हम पर डिपेंड हो। ये सुनकर सरिता जी ने गौतम की तरफ देखा और कहा, बस बेटा, जैसे तुझे ये गलत फहमी है कि मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, वैसे ही मुझे भी ये गलत फहमी थी, पर वो गलतफहमी आज दूर हो गई है। अब मैं अकेली रह सकती हूँ। और रही बात मेरे खर्चों की, तो तुम्हारे पापा इतना तो मेरे लिए छोड़ गए हैं कि मेरा खर्चा तो चल ही सकता है। 1 सप्ताह का वक्त दे रही हूँ, अपना बंदोबस्त कर लेना। अब मुझे तुम जैसी बैसाखियों की जरूरत नहीं है। कहकर सरिता जी अपने कमरे में चली गईं। यामिनी और गौतम को लगा कि मम्मी सिर्फ कोरी धमकी दे रही हैं, लेकिन जब 2-3 दिन तक सरिता जी ने ये बात दोहराई, तब जाकर दोनों को समझ में आया कि वो उन्हें सचमुच निकालने के लिए कह रही हैं। गुस्से ही गुस्से में दोनों निकल भी गए, ये सोचकर कि जब मम्मी अकेली रहेंगी तो अपने आप ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो अपने आप ही उन लोगों को बुलाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि सरिता जी ने अपने मकान में किराएदार रख लिए हैं। आखिर अब दोनों पछता रहे थे। आखिर घर का किराया, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली के बिल, सब कुछ देना इतना आसान नहीं होता है। ऊपर से मकान मालिक की 2 बातें सुनो, वो अलग है। वो लोग सरिता जी के पास भी गए थे माफी मांगने, पर सरिता जी ने साफ मना कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।